हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था साझेदार के अवकाश ग्रहण मृत्यु पर लिखें। तो देखते हैं अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपकी बुक में पेज नंबर 146 पर आंकिक प्रश्न 1, पेज नंबर 146 दिया हुआ है 146, और क्वेश्चन नंबर है आंकिक प्रश्न संख्या 1। इसको अपन करेंगे अभी। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है। एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार थे और लाभ को 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांटते थे। 31 दिसंबर को स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट आपकी दी हुई है। नीचे कुछ सूचनाएं दी हुई है। उपरोक्त तिथि को वाई फर्म निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। नीचे कुछ शर्तें दी हुई है। हमें बनाना क्या है, आप पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और अवकाश ग्रहण के पश्चात फर्म का चिट्ठा तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आप बनाओगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ आपको बना दे रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए आप यहां लिखोगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमें। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो आपको इसका रूल ध्यान होना चाहिए। क्या रूल है रीवैल्यूएशन अकाउंट का? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम 3 चीजों को अपन यहाँ पे शामिल करते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट, लायबिलिटीज और प्रोविजंस को इंक्लूड करते हैं। किसको? एसेट, लायबिलिटीज और प्रोविजंस को इंक्लूड करते हैं। अगर एसेट की वैल्यू कम होती है, लायबिलिटीज और प्रोविजन की वैल्यू बढ़ती है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना होता है। और अगर इसकी एसेट की वैल्यू बढ़ती है और इन दोनों की वैल्यू कम होती है तो उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होता है। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा एक रूल था, छोटा सा। उसके बाद मैंने बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये डेबिट साइड है इसकी और ये क्रेडिट साइड है। यहां लिखोगे आप ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा, यहां लिखोगे आप ये अमाउंट का कॉलम होगा। उसी तरह यहां पे पर्टिकुलर्स लिखोगे और यहां अमाउंट लिखोगे। तो अब सूचनाएं क्या है, इनसे संबंधित एसेट, लायबिलिटी, प्रोविजन की वैल्यू में जो चेंजमेंट हो रहा है वो हमें लेना है। तो इसे इंफॉर्मेशंस में देखना होगा। बैलेंस शीट के नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9000 पर किया जाएगा। तो ख्याति का जो समायोजन होता है वो किससे होता है? पूंजी खाते से होता है। तो इसको पूंजी खाते में देखेंगे। और मशीन पर 10% और मोटर वैन पर 15% ह्रास लगाया जाए। अच्छा, मशीन और मोटर वैन दोनों क्या है सर? एसेट्स है। तो एसेट पर लगाना क्या है? ह्रास लगाना। ह्रास लगाने का मतलब क्या हो गया? संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाना। और जब संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाएगी तो संपत्ति को कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां लिख देंगे 2 कि 2 मशीनरी अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट और 2 मोटर वेन्स अकाउंट। यहां पे एंट्री पास करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में मशीनरी पर 10% ह्रास लगाना है। तो बैलेंस शीट में देखिए मशीन की वैल्यू कितनी? 17,500 है, उसका 10% होगा 1750। उसी प्रकार मोटर वैन की वैल्यू कितनी है सर? मोटर वैन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे अपने को 4000 दी हुई है। तो 4000 पर कितना ह्रास लगाना है? मोटर वैन पर 15% लगाना है। तो 4000 का 15% कितना होगा? 15 चौका 60, 600 रुपए होगा। तो 600 रुपए आपने मोटर वैन पर ह्रास लगाया। उसके बाद अगला पॉइंट देखा है, पॉइंट ग, स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% की वृद्धि की जाए। स्टॉक और भवन, स्टॉक और बिल्डिंग दोनों पर वृद्धि करनी है। दोनों चीज क्या होती है? एसेट होती है। तो देखिए एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो कौन से साइड रिकॉर्ड करेंगे सर? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय स्टॉक और बाय स्टॉक अकाउंट। और दूसरे किस में वृद्धि करनी है सर? यहां पे एक बिल्डिंग यानी भवन में करनी है, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट। तो देखिए कितना वृद्धि करना है यहां पे हमें दिया हुआ है 20% स्टॉक पर वृद्धि करनी है। तो स्टॉक की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी हुई है 12,500 दी हुई है, और ये 12,500 की जो स्टॉक की वैल्यू है इस पे कितना प्रतिशत वृद्धि करनी है? 20%। तो 12,500 का 20% कितना होगा सर? 2,500 होगा। इसके बाद बिल्डिंग की हम बात करते हैं।
तो बिल्डिंग पर 10% की वृद्धि करनी है, तो बिल्डिंग बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड में दी हुई है 22,500 की दी हुई है, तो 10% हो जाएगा 2250, 2250 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में 975 रुपए बढ़ाए जाएंगे, यानी कि जो भी संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान है उसमें 975 रुपए बढ़ जाएंगे, यानी 975 रुपए का प्रोविजन बढ़ गया। प्रोविजन बढ़ गया तो क्या रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। तो डेबिट में लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में वृद्धि कितनी हो रही है सर, 975 रुपए बढ़ाए जाएंगे, तो ये 975 रुपए की मैंने यहां पे वृद्धि कर दी। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए 825 रुपए का दायित्व बनाया जाएगा। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए 825 रुपए का दायित्व बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन की जो लाइबिलिटीज होती है, इसके लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो क्या ऐसा रिजर्व पहले से बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है? अगर दिया हुआ है तो इस लाइबिलिटी की पूर्ति होगी उस रिजर्व से होगी। तो पहले बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में चलते हैं, और हमने देखा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई रिजर्व नहीं बनाया हुआ। जब नहीं बनाया हुआ तो ये जो लाइबिलिटीज है वर्कमैन कंपनसेशन की जो क्रिएट हो रही है 825 रुपए की, इसको कहां ले जाएंगे सर, लाइबिलिटी में बढ़ोतरी हो रही है तो रिवोल्यूशन के डेबिट में ले जाओ। तो यहां मैं रिवोल्यूशन के डेबिट में लेके चला गया, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितने रुपए से बढ़ाई जाएगी लाइबिलिटी क्रिएट होगी सर, 825 रुपए से लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो इतना काम हमने कर दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में और कुछ बात बोलनी रखी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का शेष निकाल देंगे। और अब आपको ध्यान होगा, आपने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड वीडियोस आपने अच्छे से देखे होंगे, उसमें हमने क्या बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी शेष आता है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। अब देखिए अगर एडमिशन का केस होता है तब तो ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो, न्यू को एंटर नहीं करते। यहां पे रिटायरमेंट का केस है, तो रिटायरमेंट के केस में जो रिटायर होके जा रहा है ओल्ड रेशियो में तो वो है ही, तो यहां पे ओल्ड की जगह ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड रेशियो में जितने पार्टनर थे सबको यहां पे लेना है, सबके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा इसका बैलेंस। तो देखते हैं कौन कौन पार्टनर थे यहाँ पे। वाई अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, XYZ पार्टनर थे, तो इसका जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी बैलेंस होगा इस अकाउंट का, उस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बैलेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है सर, इसके क्रेडिट साइड में ये आ रहा है 4750। डेबिट का टोटल और देख लेते हैं, तो डेबिट का टोटल आ रहा है 1000, ये हो गया 1800, और 18 दूनी 3600, 3600 तो ये हो जाता है, और फिर 550 ये जोड़ा तो 5 6 11 1 4150 डेबिट साइड का टोटल हो रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है सर, ये आ रहा है टोटल अपना 4750, और इनका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4150। तो दोनों को देखने से पता चल रहा है कि क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है डेबिट से, तो क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, तो टोटल अपन क्रेडिट साइड का टोटल लगा देंगे। यहां पे मैंने लगा दिया क्रेडिट साइड का टोटल लगा देता हूं मैं यहां, और जो भी डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है सर, 600 रुपए डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या हो गया, फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग कौन सा अकाउंट है सर, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होने का मीनिंग होता है प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 600 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए तो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट। और जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं सर, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर कौन कौन है देखिए एक बार, XYZ फर्म में पार्टनर थे, तो यहां ट्रांसफर करेंगे X कैपिटल अकाउंट में, फिर यहां लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, फिर यहां लिखेंगे अपन Z कैपिटल अकाउंट। तो X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे देखिए अपने को टोटल तो जो है अपन ये लगा रहे हैं, टोटल आएगा 4750। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो दोनों साइड अपन टोटल लगा देंगे, यहां लगा दिया 4750। डिफरेंस जो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट रहा है वो 600 का रहा है, और इस 600 के प्रॉफिट को XYZ में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो देखते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना। देखिएगा क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6 XYZ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये यहां देखो, तीनों को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है ना,
और जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो क्या करना पड़ता है सर? जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। तो या तो तुम एलसीएम लो, अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो 3 को 6 में डिवाइड कर सकते हैं सर, 2 टाइम 2/2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी चीज, तो 3/6, 2/6 और 1/6 हो गया इक्वल। जब इक्वल हो गया तो ये रेशियो बन गया 3:1। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया सर? 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो, यहां लिख दूं क्या एक बार? इनका ओल्ड रेशियो हो गया एक्स वाई और जेड के बीच 3:2:1। हो सकता है क्वेश्चन में फिर कभी काम आ जाए, इसलिए अपन ने यहां पे लिख दिया। तो 3:1 हो गया। तो 3:1 को अपने को 3:1 में इस रेशियो को डिवाइड करना, तो 600 को 3:1 में डिवाइड करो। टोटल कितना हो रहा है? 3:1 6 हो रहा है। 6 से इसको डिवाइड किया तो 100 रुपीज है। 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300, और फिर अपन ने 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, फिर 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100। तो इस टाइप से आपका क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट जो था वो डिवाइड हो गया, और ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है सर? अब हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और पार्टनर कैपिटल का जो ट्रिक आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में समझा था, उसी ट्रिक से आपको बनाना है, वही प्रोसेस फॉलो करना है। तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कौन कौन है सर? एक्स वाई जेड पार्टनर है। तो आप यहां लिखोगे पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई और पार्टनर जेड। एक्स वाई और जेड के कॉलम बनाएंगे, एक्स वाई जेड। इसी तरह इधर लिखेंगे अपन, ये पार्टनर एक्स के लिए कॉलम है, और ये इधर पार्टनर वाई के लिए कॉलम है, और इधर ये पार्टनर जेड के लिए कॉलम होगा। तो यहां पे पार्टनर एक्स वाई जेड के लिए हमने कॉलम बना दिए। पार्टनर कौन है सर? यहां पे एक्स, ये वाई, ये जेड। एक्स वाई और जेड। और अब हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स। और आपको यह बात मालूम है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट रिकॉर्ड होता है, और राइट हैंड साइड जो होता है वो क्रेडिट रिकॉर्ड होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट बनाने का आपने क्या ट्रिक पढ़ा था? देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जाओ, दो चीजें लेनी है, कैपिटल का बैलेंस लेना और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेना है, और उन दोनों को बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले आएंगे, क्योंकि उन दोनों का बैलेंस क्रेडिट है। अब वो कैपिटल में ट्रांसफर, अकाउंट में ट्रांसफर होंगे तो फिर वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद एसेट साइड में जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल का बैलेंस लेना है। गुडविल जो ओल्ड गुडविल है, अपीयर्ड है अगर बैलेंस शीट में गुडविल, तो वो गुडविल को राइट ऑफ करना है, और एक्यूमुलेटेड लॉस यानी कि अवितरित हानियों को लेना है। तो एक्यूमुलेटेड लॉस और गुडविल को यहां पे अपन ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट में ले आएंगे। और उसके बाद हमें रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट हुआ इसको ट्रांसफर करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद इंफॉर्मेशन में कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट करने हैं वो एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चलते हैं और कैपिटल का बैलेंस लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल दी हुई थी 20, 15 और 12,500 से क्रेडिट साइड में लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना हो गया सर? ये दे रखा था 20,000, 15,000, 20,000, 15,000 और 12,500। तो ये कैपिटल का बैलेंस लिया सबसे पहले। इसके बाद अपन कैपिटल अकाउंट में एक्यूमुलेटेड लॉस, अवितरित लाभों को लेके आएंगे। तो अवितरित लाभ में देखा रिजर्व फंड 6,000 रुपए का दिया हुआ है,
तो ये रिजर्व फंड अपना अवितरित लाभ होता है। किसी भी नाम के साथ रिजर्व या फंड जुड़ता है तो वो अपने लिए क्या होता है सर, अवितरित लाभ होता है। तो रिजर्व फंड अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो कि कितना दिया हुआ सर, 6000 का दिया हुआ। किस अनुपात में करेंगे सर, ओल्ड रेशियो में। कितना था, 3:2:1, तो टोटल कितना हो गया, 6000, सॉरी 3:2:1 6 हो गया। तो यहाँ पे 6000 को हम 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, 3000, 2000 और 1000 आ जाएगा। अच्छा जी, रिजर्व फंड के बाद हमें क्या करना है, देखो रिजर्व फंड हो गया। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में आना है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपने को या तो कोई अवितरित हानि या फिर गुडविल दी हुई होगी, दोनों में से कोई चीज नहीं है, तो छोड़िए, एसेट साइड से कुछ लेना नहीं है। अब आइए आप रिवोल्यूशन अकाउंट में देखिए, कैपिटल कहीं आपने लिखा गया, ये लिखा है सर XYZ कैपिटल। तो XYZ कैपिटल लिखा है, इसके पहले क्या लगा सर, 2 लगाया, नहीं 2X कैपिटल, 2Y कैपिटल, 2Z कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था। 2 का मीनिंग क्या हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गई। तो आप इसे क्रेडिट साइड में लेके जाओ, यहां लिखो बाय, कौन से अकाउंट से लेके, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या बन रही है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। तो वही हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाएगी। कितना अमाउंट था सर, 300 रुपीज इसका था, 200 इसका था और 100 रुपीज इसका था। ये 100 रुपए इसके लिख दिए। चलिए सर, रीवैल्यूएशन का बैलेंस भी ट्रांसफर हो गया। अब क्या करना, इंफॉर्मेशन में आना, 2 चीजें लेनी है, कैपिटल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है वो लेना है, और उसके बाद हमें क्या लेना है सर, गुडविल को लेना है, नई वाली गुडविल। तो क्वेश्चन में कहा था पहले पॉइंट में कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9000 पर किया गया। तो देखिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितने पर हुआ है, 9000 पे हुआ है। तो जो फर्म की ख्याति है वो 9000 है, और उस फर्म की ख्याति में हमें रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा पता कर लेना। रिटायर कौन हो रहा है सर, ये वाई रिटायर हो रहा है। तो पहले रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा पता करेंगे। तो रिटायर पार्टनर का हिस्सा है 3, 2, 5 और 1 6। ये हिस्सा था ना 2/6 इसका हिस्सा था, तो यहां लिखेंगे 2/6। अच्छा, 2/6 का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 इसको कैंसिल करके फिर 3 से इसको काट दिया, तो 3000 आई वाई की गुडविल, यही वाइज गुडविल। और जो वाई की गुडविल है इसकी भरपाई कौन करेगा, वाई को गुडविल की पूर्ति कौन करेगा सर, वाई को गुडविल की पूर्ति एक्स और जेड करेंगे। कौन से अनुपात में, अधिगम अनुपात में करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो पार्टनर थे, किस रेशियो में पार्टनर थे सर, 3:2:1 में पार्टनर थे। ठीक है, एक्स वाई जेड किस रेशियो में पार्टनर थे, 3:2:1 में पार्टनर थे। वाई यहां से फर्म छोड़कर चला जाता है, तो एक्स और जेड बचते हैं यहाँ पे। तो एक्स और जेड के बीच रेशियो क्या रह जाता है, 3:1 रह जाता है वैसे तो। और प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि भविष्य में लाभों को 3:2 में विभाजित करेंगे। तो इसका मतलब हमें इस गुडविल को अधिगम अनुपात में बांटने के लिए अधिगम अनुपात की पहले गणना करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको पहले अधिगम अनुपात की गणना करके बता दे रहा हूं। यहां पे अधिगम अनुपात की गणना करो, तो अधिगम अनुपात, आप जानते हैं इस बात को कि अधिगम अनुपात का सूत्र क्या होता है सर, पुराना जो भी अनुपात होता है, ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो, नया जो भी अनुपात होता है उसमें से पुराना अनुपात ओल्ड रेशियो में घटा देते हैं। तो नया अनुपात प्रश्न में बताया 3:2 किसके बीच है सर, वो एक्स और जेड के बीच है। एक्स और जेड के बीच 3:2, यानी 3/5 और 2/5 रह जाएगा। माइनस पुराना अनुपात करना है, पुराना कितना, 3:2:1। तो 3:2:1 का मतलब हो गया 3/6 तो हो गया एक्स का, और 1/6 हो जाएगा इसका। तो वैसे यहां पे एलसीएम आ जाएगा 30, और 30 से करेंगे तो 6, 18, 15, 3/30 तो इसका हिस्सा हो जाएगा, अधिगम का हिस्सा। उसके बाद इसको करेंगे, यहां पे भी एलसीएम आएगा 30, 6 दूनी 12 माइनस 5 तो 7, तो 7/30 यहां पे हो जाएगा। तो x का अधिगम का हिस्सा है 3/30, इसका 7/30। इस तरह अधिगम जो अनुपात है, अधिगम अनुपात हो जाएगा 3 और 7, 3:7, ये इनका अधिगम अनुपात हो जाता है। अब इस अधिगम अनुपात में हमें क्या करना, देखो ये इनका अधिगम का अनुपात है। अब हम क्या करेंगे कि सर ये जो अधिगम अनुपात 3:7 यहाँ पे है, इसमें y के हिस्से की गुडविल को बांट दो। तो y के हिस्से की गुडविल कितनी, वाइज गुडविल हमने अभी निकाली थी 9000 फर्म की गुडविल का मूल्यांकन हुआ। इसमें y का हिस्सा कितना था सर, y का हिस्सा दिया हुआ था 2/6। 2/6 का मतलब होता है 3000 हो जाता है। 3000 को y और z भरपाई करेंगे किस रेशियो में सर, इस अधिगम अनुपात 3:7 में भरपाई करेंगे।
तो 3:7 में करेंगे तो 3 और 7 कितना होता है 10, इसमें 10 का भाग दिया तो कितना है सर 300 आया। 300 को 3 से गुणा करो 900 और 300 को 7 से करो सर 2100 रुपए। तो इस तरह एक्स और जेड इसकी क्या करेंगे भरपाई करेंगे। तो एक्स और जेड को हम क्या करेंगे सर रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। तो ये जो एक्स और जेड है इनको क्या करेंगे डेबिट करेंगे और यहाँ पे जो वाई है इसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होती है देखिए गुडविल की, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है जो फर्म को छोड़कर जा रहा है उसे हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो अपने हिस्से का त्याग करके जा रहा है। और जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। कारण जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को प्राप्त करते हैं अधिगम करते हैं, इसलिए पाने वाले तो इनको डेबिट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो वाई को हमें क्रेडिट करना है और जिस 3000 से जिसकी पूर्ति कौन करेगा एक्स और जेड, तो एक्स जेड को डेबिट करना है। तो एक्स और जेड के डेबिट में लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे सर एक्स और जेड के डेबिट में लिखेंगे 900 और 2100। एक्स के डेबिट में 900 और इसके 2100। नाम किसका लिखा जाएगा, डेबिट ये हुए हैं तो क्रेडिट कौन होगा वाई। तो वाई का अपोजिट वाले अकाउंट का नाम आता है हमेशा वाइज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद देखिए यहां पे जो वाई है वाई क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो ये अमाउंट वाई के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा सर एक्स और जेड जो इसके अपोजिट में डेबिट में थे इनका। तो यहां लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय जेड कैपिटल अकाउंट। जेड कैपिटल अकाउंट कितना होगा सर ये होगा यहां पे एक्स से इसने लिया 900 और जेड से लिया 2100। इस तरह इसका 3000 रुपए कंप्लीट हो जाता है। इतना काम करने के बाद आगे इंफॉर्मेशन इसमें क्या दिया हुआ हमें इंफॉर्मेशन में, और इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अब रिटायर्ड पार्टनर को भुगतान करना है या नहीं करना वो भी कोई सूचना नहीं है। तो जब रिटायर्ड पार्टनर को भुगतान करने के संबंध में कोई सूचना ना हो तो हमें रिटायर्ड पार्टनर की कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा वो रिटायर्ड पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करते हैं देखिए मैं यहां पे टोटल लगा रहा हूं इसका। तो टोटल लगाया, पहले वाई का हिसाब कर देते जो रिटायर हो रहा है 15 2 17 17 और 3 20,200 का टोटल आ रहा है यहाँ पे। और इधर देखो माइनस करने के लिए कुछ है नहीं तो यहाँ डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर भी 20,200 रह जाता है। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसे अपन ट्रांसफर करेंगे, किस में ट्रांसफर करेंगे सर इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे आपके लोन अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे वाइज लोन अकाउंट। पेमेंट करने के बारे में कोई सूचना नहीं है, अगर पेमेंट करने के बारे में सूचना होती तो हम लिख देते टू कैश अकाउंट। इसके बाद हमें क्या करना है इनका एक्स और जेड का बैलेंस निकाल देना है। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी यानी कैरिड डाउन। तो 20 और 3 23,300 इधर का टोटल है, उसमें से 900 माइनस करना है तो यह आ जाएगा 22,400 इसका बैलेंसिंग फिगर। और इधर ही आ रहा है अपना इसका टोटल देख लेते दूसरे वाले का जेड का 12,500 13,500 13,600 आ रहा है। और 13,600 में से हमको 2100 माइनस करना है, 2,100 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 2,000 माइनस क्या 11,500। इधर रह जाएगा सर ये 11,500 रह जाएगा। तो इस तरह अपना ये बैलेंस आ गया और अपन क्या करेंगे अब इसका टोटल करेंगे। तो टोटल होगा यहाँ पे 23,300, यहाँ पे 20,200 और यहाँ पे 13,600। तो ये अपन ने इसका टोटल लगा दिया। तो इस तरह अपन ने क्या अपना क्या बन गया सर कैपिटल अकाउंट भी बन के तैयार है। अब बनाना है क्या बैलेंस शीट भी बनानी है। प्रश्न में बोल रहा है कि आप पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते और वाई के अवकाश ग्रहण के बाद फर्म का स्थिति विवरण भी तैयार कीजिए। तो चलिए अपन इसका स्थिति विवरण भी तैयार कर लेते हैं। अपन बैलेंस शीट एज एट कब बनानी है सर, इसकी डेट जो है रिटायरमेंट के बाद की रखनी है। तो पुरानी बैलेंस की डेट है, बैलेंस शीट की डेट है 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 दी हुई है और रिटायरमेंट की डेट दी हुई नहीं है। तो 1 दिसंबर से अगली डेट ले लेंगे यानी कि 1 जनवरी 2017 ये डेट ले लेंगे और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद की बैलेंस शीट अपन बना रहे हैं भाई, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। तो
अब जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए सर, बैलेंस शीट का जो राइट हैंड साइड होता है वहां पे एसेट्स को शो करते हैं। तो राइट हैंड साइड में एसेट्स को शो करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज को शो करते हैं। बैलेंस शीट में कभी डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है सर, एसेट और लायबिलिटीज साइड होती है। तो राइट हैंड साइड में एसेट्स को शो करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज को अपन शो करते हैं। तो इस तरह इधर आपने जो है लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी लिखा और राइट हैंड साइड में एसेट को लिखा। अब अपने को पुरानी बैलेंस शीट को देखना है और जो भी चेंजमेंट हो चेंजमेंट करते हुए नई बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देनी है। तो देखिए सबसे पहले एसेट साइड में दिया हुआ कैश एट बैंक, तो मैंने यहां लिखा कैश एट बैंक। तो क्या कोई बैंक ट्रांजेक्शन हुआ है क्या सर? अभी तक तो देखो कैपिटल अकाउंट में तो कोई बैंक ट्रांजेक्शन हुआ नहीं या कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ, और ना ही इंफॉर्मेशन में कहीं बोला था कि कोई कैश ट्रांजेक्शन करने के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। तो यहाँ पे सर कैश में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ तो सेम एज इट इज लिख देंगे 1250। इसके बाद था डेटर्स, तो हमने लिखा यहाँ पे डेटर दिया हुआ, ये दिया हुआ सर 8000 का अमाउंट डेटर्स का दिया हुआ है। और इस डेटर्स में कि सूचना प्रोविजन दिया हुआ था 250 का। हमें क्या करना है, 250 प्रोविजन में 975 को बढ़ाने। पॉइंट नंबर घ देखिए इसमें नीचे दिया हुआ आपको आपका डी पॉइंट, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को 975 से बढ़ाया जाए। तो यहां से मैं लेस करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना है सर, 250 पहले से था और 975 रुपए इसमें और वृद्धि करनी है। तो 975 रुपए की मैंने इसमें और वृद्धि की। तो 250 और 975 कितना हो जाता है सर, 1100 ये हो गया और 1225 रुपए का ये हो गया। तो आप क्या करोगे, 1225 रुपए इसमें से घटा देंगे तो 7000 ये हो गया 6800, 6775 रुपए। तो 6775 रुपए का डेटर्स हो जाता है। डेटर्स के बाद देखिए इंफॉर्मेशन में आपको स्टॉक दिया हुआ है, तो यहां मैं लिख देता हूं स्टॉक। अब स्टॉक की पुरानी जो वैल्यू है वो है आपकी 12500 पुरानी वैल्यू है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला था, स्टॉक और भवन में स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% की वृद्धि करनी थी। तो स्टॉक पर 20% बढ़ाने, तो यहां स्टॉक दिया 12500। 12500 का 20% कितना होता है सर, ये होता है 2500। 2500 रुपए जोड़ो, तो 12500 में वृद्धि 20% 2500 की तो आपके हो गए सर 15000 हो गई। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें स्टॉक के बाद दिया हुआ मोटर वैन। पुरानी बैलेंस शीट को देखिए, मोटर वैन 4000 का दिया हुआ, तो लिख देता हूं मैं यहां पे मोटर वैन भी लिख देता हूं, मोटर वैन्स। तो मोटर वैन जो दिया हुआ वो यहां तो 4000 का, लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई थी। सेकंड पॉइंट था अपना ख पॉइंट, मशीन और मोटर वैन पर हरास लगाना था और मोटर वैन पर 15% डेप्रेशन लगाया था, अपन ने रिवोल्यूशन अकाउंट में भी लगाया था। देखिए तो 15% निकालो इसका, किसका, 4000 का 15%, 600 रुपए का डेप्रेशन अपन रिवोल्यूशन में लगा चुके थे, तो वो 600 रुपए कम हो जाएगा। तो कितना रहेगा सर, यहाँ पे जो 4000 है इसमें से 600 रुपए कम होगा तो 3400 रुपए इसकी नई वैल्यू रह गई। इसके बाद था मशीनरी दिया हुआ है 17500 का, तो मैंने यहां लिखा मशीनरी जो अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 17500 दिया हुआ है। और प्रश्न में बोला था कि मशीन पर 10% ह्रास लगाए जाए, इसीलिए हमने रिवोल्यूशन के डेबिट में 1750 रुपए लिखा था, और वही 1750 और रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखा था वो यहां से माइनस कर दें क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे 16000 यानी 15750 ही हो जाएगा आपका। इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, 15750 इसकी वैल्यू हो जाती है मशीनरी की। मशीनरी के बाद देखिए क्या दिया हुआ है, मशीन के बाद आपको दिया हुआ है बिल्डिंग 22500 की, तो अपन यहां लिख देते हैं बिल्डिंग। तो मैंने यहां लिखा बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे सर 22500, यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है। अब बिल्डिंग की वैल्यू जो अपने को 22500 दी हुई है, इसमें भी कोई चेंजमेंट था क्या, बिल्कुल था। देखिए बोला था स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% की वृद्धि की जाए, और हमने रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखा था बाय बिल्डिंग, और 10% लिखा था इसका 2250 रुपए क्रेडिट में लिखा था, यानी वृद्धि भी थी।
तो वृद्धि हुई तो इसमें जोड़ दो, कितनी वृद्धि हुई थी सर? 2250 की वृद्धि हुई थी, इसमें जोड़ के लिख देंगे। तो हमने लिखा 24,750 रुपए, ये हो जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है सर? कोई नई एसेट थी क्या? अगर कोई नई एसेट होगी तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में मिलेगी, और क्रेडिट में कोई नई आइटम थी नहीं। और अब देखते हैं अपन, क्या इसमें कोई नई एसेट हो सकता है यहां पे मिले अपने को? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी अपने हो सकता है, लिखियो कोई नई चीज, तो कुछ नहीं है। एसेट साइड कंप्लीट है, लायबिलिटी साइड को बनाते हैं। लायबिलिटी साइड में देखिए, पुरानी बैलेंस शीट को सबसे पहला आइटम दे रखा है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर के रिलेशन में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है यहाँ पे। तो 9,500 रुपए मैंने क्रेडिटर का एज इट इज शो कर दिया। उसके बाद है बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का भी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अगर इसका कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो इसको भी सेम एज इट इज अपन दिखा देंगे, 2,500 ये हो जाएगा। इसके बाद रिजर्व फंड दिया हुआ, रिजर्व फंड कहा गया सर? वो तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। इट मींस क्या हो गया? इसका अकाउंट जो क्लोज हो गया, अब इसे अपने को दोबारा बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। इसके बाद देखिए, कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल तो ये जो बैलेंस है कैपिटल का, ये अपन शो करेंगे बैलेंस शीट में। इसके अलावा कोई नई लायबिलिटी अगर होगी तो वो अपने को कहां दिखाई होगी? हमने या तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाया होगा, या कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखाया होगा। कोई नई लायबिलिटी होगी तो अगर रिवैल्यूएशन का डेबिट आपने पीछे करके देख सकते हो कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा था एक वर्ड अपने, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो एक वो नई लायबिलिटी अराइज हुई। तो यहां लिखोगे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना था वो लायबिलिटीज सर? वो था 825 रुपए का एक दायित्व बना था। और इधर देखो, ये एक नई लायबिलिटी लोन अकाउंट, किसका? वाइज लोन अकाउंट। तो लिखो ये भी एक लायबिलिटी होगी, वाइज लोन अकाउंट। तो इसका कितना बैलेंस है सर? 20,200 का ये हो गया। अब लिखेंगे अपन कैपिटल्स को, तो कैपिटल्स में किसके सर? एक्स और जेड की कैपिटल है, तो यहां लिखेंगे एक्स और जेड। कितना है सर? 22,400 इसका है और 11,500 इसका है। टोटल कितना हो जाता है? 33,900 रुपए टोटल ये हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं, टोटल लगा देता हूं दोनों साइड का, और टोटल अगर दोनों साइड का इक्वल आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अपनी बैलेंस शीट करेक्ट है, अपना क्वेश्चन करेक्ट है। और अगर टोटल दोनों साइड का इक्वल नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक अपन ने जरूर की है। तो देखिए टोटल लगाइए, इसका कितना आ रहा है? $9,500 है, 2,500 है, 825 दिया हुआ है, 20,200 दिया हुआ है, इसके बाद है 33,900 दिया हुआ है। तो अपन इनका टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा ये आपका जो है 64,450, और उधर का टोटल देख लेते हैं 1,250 प्लस 67,75 प्लस 15,000 प्लस 3,400 15,750 24,750, तो 66,925 रुपए का ये टोटल आ रहा है। इधर टोटल आ रहा है 66,925। इधर का टोटल लगा रहे हैं, देखिए 9,500 प्लस 2,500 प्लस 825, 9,500 प्लस 2,500 प्लस 825 प्लस 20,200 प्लस 33,900, 33,900। तो इधर का टोटल आ रहा है 66,925। तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है 66,925 और 66,925, इसलिए टोटल इक्वल है। तो अपनी अपनी बैलेंस शीट बन गई। तो ये क्वेश्चन हमने किया जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बनाया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब इसी में हम करेंगे, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे, यह मानते हुए भी हल कीजिए कि साझेदार संपत्तियों दायित्वों को उनके पुराने पुस्तक मूल्य पर ही दिखाने का निर्णय लेते हैं। मतलब पूरा प्रश्न हमने किया और इस प्रश्न में हमने विशेष चीज क्या देखी कि सर इसमें विशेष बात यह थी कि जो भी हमारी संपत्ति और दायित्व थे, उन संपत्ति और दायित्वों को हम पुनर्मूल्यांकित मूल्य में, उनकी वैल्यू में जो चेंज हुआ था
वो चेंज्ड वैल्यू, जो रिवाइज्ड वैल्यू थी, उन पर हमने संपत्ति और दायित्वों को बैलेंस शीट में दिखाया है। अब प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में हमें कहा है उस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे कह दिया है कि यह मान लेना है कि संपत्ति दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन नहीं करना। इसका मतलब नई बैलेंस शीट में संपत्ति और दायित्वों का पुराना मूल्य दिखाना है। तो अब आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था जब संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन ना करना हो तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह बनाना होता है मेमोरेंडम। तो देखिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, तो मैंने यहां पे लिखा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कब बनाना होता है? ये तब बनाना होता है जबकि प्रश्न में ये कहा हो कि संपत्ति दायित्वों के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात संपत्ति और दायित्वों को नई बैलेंस शीट में पुराने मूल्यों पर, पुराने पुस्तक मूल्य पर ही दिखाना है, तब हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। अब देखिए आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअली में कैसे बनता है वो आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक बार हम इफेक्ट डालते हैं सब चीजों का, संपत्ति दायित्वों का सब इफेक्ट डालते हैं। संपत्ति को मूल्यों को इसमें कम भी कर देते हैं, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि कर देते हैं, या संपत्ति के मूल्य में वृद्धि कर देते हैं, दायित्वों के मूल्य में कमी कर देते हैं, लेकिन फिर लास्ट में हम उनका इफेक्ट भी खत्म कर देते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो सिंपली आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जैसा कि आपने पीछे अभी क्वेश्चन में किया है, ठीक वैसे ही प्रिपेयर करना है। और तो मैं आपको बता देता हूं, एसेट लायबिलिटी प्रोविजंस को इसमें रिकॉर्ड करेंगे, और ये माइनस प्लस और प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सेकंड पॉइंट यहां दिया हुआ था, मशीन और मोटर वैन में ह्रास लगाना है, तो डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करेंगे टू मशीनरी अकाउंट और टू मोटर वेन अकाउंट, मोटर वेन्स अकाउंट, ये क्रेडिट कर दिया। तो इसका मूल्य देखिए कितना कितना दिया हुआ सर, इसका मूल्य दिया हुआ अपने को 10% मशीन में कम करना है, तो 1750 मशीन में कम हो गया, और मोटर वैन में कमी करनी है 15% की, तो 4000 की मोटर वैन थी, 15% 600 रुपए, ये कम हो गया। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे बोल रहा था, तीसरे में स्टॉक और भवन का मूल्य बढ़ाना, तो यहां लिखा मैंने बाई स्टॉक और बाई बिल्डिंग, बाई स्टॉक अकाउंट और बाई बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। इनका कितना वैल्यू है सर, इनका वैल्यू हमें दिया हुआ है 20% स्टॉक में कम करना है। स्टॉक था अपने को दिया हुआ था 12,500 का, तो 2500 ये इंक्रीज हो जाएगा, वृद्धि होगी इसमें। और भवन में कितनी वृद्धि करनी है सर, भवन में वृद्धि करनी है 10% की, तो बिल्डिंग दी हुई थी अपने को 22,500 की दी हुई थी, तो 2250 रुपए की ये वृद्धि हो गई। तो इस तरह तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया था, तो सेम जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था अभी आपने जो रिवैल्यूएशन बनाया ठीक वैसे ही बनाया। अब इसमें बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस तो सर इधर ये 4750 आ रहा है, और ये माइनस करेंगे। अच्छा, इसमें और भी कुछ था क्या? बिल्कुल था, प्रावधान था 975 से बढ़ाया जाएगा प्रोविजन, तो यहां लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 600 रुपए से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को बढ़ा दिया अपन ने। और फिर दिया हुआ था कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दायित्व भी आया था, ये दायित्व भी हमने बढ़ा दिया। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये कितना था सर, ये 825 रुपए का दायित्व था। तो इस तरह आपका जो बैलेंस रह गया वो ये टोटल 4750 हो गया। और ये कितना आ रहा था, अभी अपने पीछे क्वेश्चन में क्या था, आई थिंक 600 रुपए का डिफरेंस आया था, वही डिफरेंस यहाँ भी आएगा। 1750 ये है, और 600 और 825 ये है, तो हमने इसमें से 1750 मशीन की वैल्यू कितनी थी सर, मशीन की वैल्यू थी 17,500, और मशीन में 10% कम करना था। और मोटर वैन की वैल्यू थी अपने को 4000, 15% 600 कम करना था। संदिग्ध ऋणों में कितना बढ़ा सर, 975 रुपए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में बढ़ा। ये कितना बढ़ा है, 975 बढ़ा है। तो और ये कितना बढ़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन 825 था, तो ये हो गया 1750 और 600 और प्लस 975 है, और ये 825 है। इस तरह टोटल हो जाता है 4150। 4750 में से 4150 घटाया अपन ने, तो 600 रुपए का डिफरेंस आया। 4750 ये हो गया। अब हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट जो भी आया है इसको ट्रांसफर कर देना है
तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर कितना है सर, ये कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर कैपिटल में करना है। कौन से पार्टनर कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है सर, XYZ पार्टनर है, जिनका जो अभी रेशियो हमने निकाला था वो 3:2:1 निकाला था, क्योंकि रेशियो क्या दिया हुआ था प्रश्न में, ये दिया हुआ था 1/2, 1/3 और 1/6 दिया हुआ था। इनका एलसीएम लेके ये अपन ने 3:2:1 रेशियो बनाया था, तो इसको 3:2:1 में बांट देंगे तो कितना हो गया सर, 300 ये हो गया, 200 ये हो गया और 100 रुपए ये हो जाता है। तो इस तरह ये एक्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, क्रेडिट हो गया, मींस एक्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, वाई कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से जेड कैपिटल अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो जाता है। तो आपने इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब सर कैपिटल अकाउंट में तो हमने ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो रिवोल्यूशन ही हो गया, मेमोरेंडम इसमें कहां आया। तो देखो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन क्या कहता है कि अपने को एसेट लायबिलिटी का रिवोल्यूशन तो करना है, लेकिन रिवैल्यूएशन करने के बाद उनका जो इफेक्ट है वो भी खत्म करना है। क्यों करना है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी को नई बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाना है। देखो अब नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स ये करते हैं जो प्रॉफिट ट्रांसफर है इसको यही छोड़ देते हैं, सीधा 600 रुपए दिखाते हैं और फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर है 600 रुपए, यहां पे ये 300, 200 और 100 रुपए दिखा देते हैं, सेम एज इट इज। यहां पे दिख देते हैं एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। ये इस तरह यहां पे टीचर्स इसको यहां पे ऐसे शो कर देते हैं, और टीचर्स ही नहीं, हो सकता है मे भी आपकी बुक में भी ऐसा ही हो, तो ऐसा। और फिर इसको क्या करते हैं, इसी को यहां पे कर देते हैं बाय रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन है, रिमेनिंग दिया हुआ है यहां पे एक्स और जेड है, तो एक्स और जेड में इनको न्यू रेशियो में 600 रुपए था, न्यू रेशियो कितना 3:2 दिया हुआ है, 3 और 2 5 हो जाता है, 600 में 5 से डिवाइड किया तो 120, तो ये कर देते अपन 12 36 360 और 12 दूनी 24 240, इस तरह डिवाइड करके सिर्फ प्रॉफिट को डिवाइड करके यहां पे कंप्लीट कर देते हैं इसको। लेकिन इसमें देखिए प्रॉफिट को तुमने डिवाइड किया, पहले प्रॉफिट को तुमने 600 को इस तरह डिवाइड किया और ये 600 रुपए बाद में तुमने नए रेशियो में डिवाइड किए। चलो कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट तो यहाँ पे समझ में आता है, लेकिन एसेट अकाउंट का जो डिफरेंस, एसेट अकाउंट में जो चेंजमेंट हुआ है, अगर तुम मशीन अकाउंट बना रहे होते तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट में तो 1750 आ गए ना। देखिए क्या करना है, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि आपकी बुक में कुछ अलग तरीके से दिया होगा, टीचर्स आपको कुछ और तरीके से बताएंगे, लेकिन यहां पे लॉजिक समझना क्या है। देखिए यहां लॉजिक समझना, सर हमने मशीन अकाउंट बनाया, देखिए टीचर्स क्या करते हैं, मैं आपको पहले प्योरली बता देता हूं। प्योरली टीचर्स ये करते हैं, यहां पे आपका डिवाइड नहीं करते, सीधा यहां लिख देते हैं प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट लिखेंगे और ये जो प्रॉफिट जो आएगा इस प्रॉफिट को यहां लिखेंगे, फिर यहां टोटल लगा देंगे, ये सिर्फ प्रॉफिट आपका दिखाएंगे 600 रुपए, और फिर यहां लिखेंगे प्रॉफिट जो भी हुआ उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक नीचे ले आएंगे इसको पार्टनर्स कैपिटल में, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले आएंगे और एक्स वाई जेड कैपिटल में यहां पे ट्रांसफर करेंगे 300, 200 और 100, इस तरह 600 डिवाइड कर देंगे। अब कहेंगे आपसे कि 600 इधर का टोटल है, इसी को आप अपोजिट में लिख देंगे बाय पार्टनर कैपिटल। ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था, इधर ये लॉस ट्रांसफर करके आपको बता देंगे कि इसको लॉस ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू रेशियो में डिवाइड कर देते हैं एक्स और जेड में, 600 रुपए को एक्स और जेड में नए रेशियो में डिवाइड करेंगे तो नया रेशियो 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 600 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 360 और 240 आएगा। तो इस तरह ये आपका रिवोल्यूशन, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनवा देते हैं। लेकिन इसमें देखिए कमी है, एक तो सबसे पहली बात तो इसमें सीधा रूल आपको बता देते हैं कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसको यहां नीचे ले आओ, पहले तो इस प्रॉफिट को प्रॉफिट मान के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो और फिर इसी प्रॉफिट को लॉस मान के नए रेशियो में पार्टनर कैपिटल में डिवाइड कर दो। तो ये एक रटने वाली बात हो जाती है, और मुझे आप लोगों को अकाउंट्स बिल्कुल भी रटाना नहीं है, मुझे आप लोगों को अकाउंट सिखाना है। हमारा टारगेट है अकाउंटिंग स्किल्स को डेवलप करना, और वही हम डेवलप करना सीखेंगे। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहां पे दिया हुआ है कि सर ये आपका प्रॉफिट हुआ। अब आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि सर हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपने को जो रिवैल्यूएशन बनाना है वैसे ही बनाएंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का पहला पार्ट जो होता है पार्ट 1, ये पार्ट 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है, मेमोरेंडम तो बाद में देखेंगे इसको।
तो पहले आप लिखो यहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर, जैसे अब तक करते हो ठीक वैसे ही करना है। फिर इसका इफेक्ट समझेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसफर टू कहां पे सर, एक्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वाइज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और जेड कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और कौन से रेशियो में सर, वही 3:2:1 इनका ओल्ड रेशियो था, 3:2:1 था, तो 600 को 3:2:1 में डिवाइड करो, तो 3:2:1 में डिवाइड किया तो कितना है सर, 300 इसका या 200 इसका और 100 रुपए इसका। तो इस तरह आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। अब बात क्या रही, अब प्रश्न में ये कह रहा है कि संपत्ति और दायित्वों को उनके पुराने मूल्यों पर बैलेंस शीट में दिखाना है। आप एक बार इस बात को भूल जाओ कि प्रॉफिट आया है कि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन आपने बनाया। आप इस बात पे ध्यान दो कि ये जो संपत्ति मशीन थी, अगर मैं मशीनरी का अकाउंट बना देता हूं, यहां पे मशीनरी का अकाउंट बना देता हूं, तो मशीन का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट है ना मशीन, तो मशीन अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं मशीन का डेबिट में पहले बैलेंस लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी, ऐसा ही तो लिखा जाएगा। तो बैलेंस बीडी मशीन का लिखा, पुरानी बैलेंस शीट में देख के लिखना पड़ेगा। पुरानी बैलेंस शीट में बैलेंस बीडी मशीन का दिया हुआ था 17,500 दिया हुआ था, यहां 17,500 लिखा। फिर तुमने एक एंट्री क्या लिखी, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो क्या लिखा तुमने, टू मशीन लिखा, तो मतलब मशीन क्रेडिट हो गया। तो लेजर पोस्टिंग का होनी चाहिए सर, क्रेडिट में होनी चाहिए, और किस नाम से, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से। कितने रुपए से, 1750 रुपए से। अब तुम अपने मशीन अकाउंट का बैलेंस देखो, मशीन 17,500 था, 1750 क्रेडिट में है, तो यहां पे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना आ रहा है बताओ, बताओ तो जरा कितना आ रहा है बैलेंस सीडी सर। 17,000 में से ये घटाया अपन ने, तो 15,750 का बैलेंस आ रहा है, 15,750 का बैलेंस आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 00 और 8 7 15 और 7 और 17,500, और इधर भी टोटल 17,500। अब देखिए बैलेंस शीट में हमेशा क्या दिखाया जाता है सर, क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाए जाते हैं, एसेट लायबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंस। यहां मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना, 15,750। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि, क्वेश्चन में बोला है कि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना। जब संपत्ति दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना, तो ये जो 1750 का जो इफेक्ट हुआ है, इस इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा भाई। ये जो इफेक्ट आया है, ये बैलेंस कम कैसे हुआ, बैलेंस पहले पुराना बैलेंस 17,500, नया बैलेंस 15,750, तो या तो चेंज हो गया बैलेंस, बैलेंस चेंज होगा, नई बैलेंस शीट में चेंज बैलेंस जो हुआ है वो आएगा। तो अपने अभी जो पिछले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में जो पार्ट 1 किया था अपन ने, जब बिना मेमोरेंडम के बनाया था, सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, तब हमने पुरानी बैलेंस, नई जो बैलेंस शीट बनाई थी, उसमें ये चेंज बैलेंस, जो बैलेंस सीडी आया था, ये अपन ने दिखाया था। 17,500 में 1750 घटा के ये बैलेंस दिखाया था। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है कि इनके मूल्यों में परिवर्तन नहीं करना, लेकिन यहां तो परिवर्तन हो रहा है। पहले ओपनिंग बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस ये है, तो बैलेंस चेंज हो, किसकी वजह से चेंज हो रहा है सर, ये जो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में ट्रांसफर हुआ ना 1750, इसकी वजह से कम हो रहा है। तो इसका इफेक्ट तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। और इसका इफेक्ट खत्म कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए बात पे। आप यहां पे मैंने क्या किया सर, आपने पहले मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया था, और अब अगर मैं मशीन अकाउंट को वापस डेबिट कर दूं, जैसे मान लो यही मशीन अकाउंट था, यहां पे टू बैलेंस बीडी लिखा, कितना लिखा सर, 17,500 लिखा था, और यहां पे ये बाई मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट ले, कौन सा अकाउंट था सर, मशीनरी अकाउंट था, ये 1750 यहां ले आए। अब 1750 से बैलेंस सीडी कम हो गया है, बाई बैलेंस सीडी आएगा 1750 से कम आएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, यहां पे बाई बैलेंस सीडी कितना आ रहा है सर, 15,750, चेंज हो रहा है ना। अब मैं चेंज नहीं करना चाहता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, आपको इसका इफेक्ट खत्म करना। खत्म कैसे करना, देखो मशीन को पहले क्रेडिट किया, अब मैं मशीन को डेबिट कर देता हूं, तो मशीनरी अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट किया था उतने से वापस मैंने मशीन को डेबिट कर दिया 1750 से। और क्रेडिट किसको कर दूंगा, इस मेमोरेंडम को क्रेडिट कर दूंगा, अब क्योंकि इसका इफेक्ट खत्म करना है। तो एक बार इफेक्ट डाला मेमोरेंडम से, अब मेमोरेंडम से इस इफेक्ट को राइट ऑफ कर देंगे। पहले तो मेमोरेंडम से मशीन अकाउंट पर इफेक्ट डाला, और इफेक्ट डालने के बाद इसी इफेक्ट को राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट।
तो इस एंट्री को हमने अपोजिट किया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 1750 रुपए हो गया। अब देखिए यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, तो मशीन डेबिट हो रही है तो डेबिट में क्या लिखूंगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखूंगा। कितना, वही अमाउंट जितने से मैंने क्रेडिट किया था 1750। अब देखिए बैलेंस सीडी कितना आएगा, बैलेंस सीडी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो 1750 में मैंने जोड़ा तो ये हो जाएगा 5 0 7 5 12 1 7 और 1 8 और 1 9 और 19,250। 19,250 में से अगर आप 1750 ये वाला घटा देते हो तो कितना रहेगा सर, 0 0 और 5 और फिर ये हो जाएगा 8 7 17,500, बैलेंस सीडी 17,500। तो देखो बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, नई वाली बैलेंस शीट में। और पुराना बैलेंस कितना था, 17,500, नया बैलेंस कितना, 17,500। इसका मतलब ये है कि अगर आपको संपत्ति दायित्वों में परिवर्तन नहीं करना है तो संपत्तियों पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो इफेक्ट पड़ा है उस इफेक्ट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पे इन तीन चीजों को देखो आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था, टू मशीन, टू मोटर वैन, टू प्रोविजन, टू लायबिलिटी, इन तीनों को क्रेडिट किया था। अब इन तीनों को वापस डेबिट करो तब इनका इफेक्ट खत्म होगा। और इन यहां पे मेमोरेंडम को डेबिट किया था तो मेमोरेंडम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तब इफेक्ट खत्म होगा। तो यानी कि एंट्री को क्या कर देना, रिवर्स कर देंगे, तब उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 2, ये तीन चीजें क्रेडिट हो रही है ना, तो इनको क्रेडिट से कर दूंगा डेबिट। तो मैं यहां पे डेबिट करके आपको बता देता हूं, एंट्री से समझा देता हूं अच्छे से। इनका इफेक्ट एसेट अकाउंट पर कैसे ट्रांसफर होगा, यहां क्रेडिट से हो गई डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मोटर वेन्स अकाउंट डेबिट और प्रोविजंस अकाउंट डेबिट और लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट। तो ये था सर 1750, 600, 975 और 825। और अब आपने जिसे डेबिट किया था उसे क्रेडिट, अभी डेबिट किया था सर, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के डेबिट में थे तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट था, अब इसे क्रेडिट करो तो यहां लिखेंगे टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा, इसका टोटल लग के यहां जाएगा। अब देखो ध्यान से, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ये सेकंड पार्ट की एंट्री पास हो रही है तो सेकंड पार्ट में ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चली जाएगी। बाय क्या लिखेंगे, तो इनको लिखेंगे बाय मशीन मोटर वैन प्रोविजन, तो बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मोटर वैन अकाउंट, बाय प्रोविजंस अकाउंट और बाय लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, बाय लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। और ये था 1750, ये था 600, ये था 975 और ये था 825। तो इस तरह आपकी एंट्री की लेजर पोस्टिंग यहां पे होगी। अब देखो इधर आपने दो चीजें दिखाई थी, स्टॉक और बिल्डिंग। तो स्टॉक और बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही थी, बाई लगा मतलब इंक्रीज हो रही थी। अब इनका भी इफेक्ट खत्म करना है तो बाई लगा मतलब ये दोनों पहले डेबिट थे, तब स्टॉक और बिल्डिंग दोनों को क्या करो, क्रेडिट करो। और क्रेडिट करेंगे तो ये हो जाएगा टू स्टॉक अकाउंट और यहां हो जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। तो देखिए स्टॉक और बिल्डिंग को आपने क्या करना था, क्रेडिट करना था, आपने इनके पहले टू लगाया, इनको क्रेडिट कर दिया। डेबिट कौन हो गया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पहले क्रेडिट था, क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दोनों आइटम लिखी हुई है, मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्रेडिट था। अब इन दोनों को मेमोरेंडम के डेबिट में लेके चले गए तो ये एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ हो गई है एंट्री। कितने से सर, 2500 और 2250 से राइट ऑफ कर दिया हमने एंट्री को। अब इस एंट्री को राइट ऑफ करने के बाद अब इनका जो डिफरेंस आएगा, अपोजिट डिफरेंस आएगा। देखिए अब ये पे जो प्रॉफिट हुआ था ना, ये प्रॉफिट भी राइट ऑफ हो गया। कैसे हो गया, देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है सर, इधर क्रेडिट का टोटल आ रहा है 4150, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है सर 4750। तो डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है ना, तो हमने डेबिट वाला टोटल लगाया यहाँ पे 4750 और क्रेडिट में 4150 टोटल था, तो डिफरेंस कितने का रहा सर, यहाँ डिफरेंस रह गया 600 का। वो डिफरेंस अब की बार इस साइड में आएगा, देखो पहले इधर था अब इधर था। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने क्या किया, जब रिवैल्यूएशन बनाया तो रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंस था
उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया। अब जो अपन ने इसकी एंट्रीज को राइट ऑफ किया, तो यहां जो रिटायरिंग पार्टनर को जो रिवैल्यूएशन में शेयर मिलना था वो मिल चुका है। अब ये अपना बैलेंस रिटायरिंग पार्टनर अपना जो प्रॉफिट का शेयर था रिवैल्यूएशन में वो ले लिया और लेकर ये तो रिटायर हो गया। अब जो प्रॉफिट अब जो यहाँ पे लॉस और जो भी आएगा मेमोरेंडम के सेकंड पार्ट में, उसको डिवाइड कौन करेंगे, y तो चला गया, अब x और z बचे तो x और z इसे न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय लॉस। अब की बार ये लॉस हो गया क्योंकि अब की बार डेबिट बैलेंस है, तो यहां लिखोगे लॉस ट्रांसफर्ड। लॉस ट्रांसफर्ड किसमें सर, x और z में। x कैपिटल अकाउंट में लिखोगे और z कैपिटल अकाउंट में लिखोगे। तो इस तरह आपको यहां पे इन दोनों को लिखना है। किस रेशियो में लिखना है सर, नए रेशियो में, जो कितना है 3:2 दिया हुआ है, तो 3 और 2 5 होता है, तो यह आएगा 360 और 240। इस तरह आपको इसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। तो देखिए आपने इसमें विशेष क्या किया कि सर हमने इसमें विशेष ये किया कि जो भी इफेक्ट पड़ा था एसेट पर, उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए अपन ने अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर दिया एसेट को, यानी कि जो एंट्रीज हुई थी उन सब एंट्रीज को राइट ऑफ कर दिया। दूसरा काम हमें क्या करना पड़ा, मेमोरेंडम का जो रिवैल्यूएशन का अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट पार्ट में जो भी डिफरेंस आया था वो हमने ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया। ओल्ड रेशियो में जो भी शेयर मिलना था या बियर करना था, जो भी था इसका हिस्सा, वाई का हिस्सा वाई ले चुका है, और वाई लेने के बाद वाई रिटायर हो जाता है। अब सेकंड पार्ट जब बनाओगे, जब इन एंट्रीज को राइट ऑफ करोगे, राइट ऑफ करने मतलब ये क्रेडिट थी, अब इनको डेबिट किया, ये डेबिट हुई थी, अब इनको क्रेडिट किया, तो इनका इफेक्ट खत्म करने के लिए आपने इनको अपोजिट साइड में ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर करने के लिए आपने क्या किया, अपोजिट में ट्रांसफर किया। अब डिफरेंस आया अपोजिट साइड में, पहले डेबिट में डिफरेंस था, अब क्रेडिट में डिफरेंस आया। अब जो मेमोरेंडम का जो सेकंड पार्ट का डिफरेंस है, ये कौन डिवाइड करेंगे, ये x और z जो रिमेनिंग पार्टनर है अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह आपको बनाना है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है। अब ये अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट में सिर्फ एक जगह चेंज आएगा। कहां चेंज आएगा, या एक तो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट ही चेंज होगा, या फिर अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन हुआ है तो कैश और बैंक बैलेंस में चेंज आएगा। बाकी चीज जो दी हुई थी सेम एज इट इज आपको वहां पे पुटअप करनी है। और कैपिटल अकाउंट में आपको क्या दिखाना है, एक तो ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में ऐसे पास करनी है, एक ही एंट्री, मतलब कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री तो पहले भी की थी आपने, एक ही एंट्री आपकी इंक्रीज हो जाती है, ये एंट्री आपको और पास करनी पड़ेगी। तो इस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पे कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है सर, कैपिटल अकाउंट पे ये वाली जो एंट्री ये एक्स्ट्रा हो जाएगी, बाकी कैपिटल अकाउंट सेम वैसा ही बनेगा जैसा अब तक बनाया था आपने। इसी क्वेश्चन को हमने बिना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के बनाया, एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट तो सेम अभी जो बनाया था सेम वैसा ही बनाना है, एक डिफरेंस आएगा, ये जो बैलेंस है, ये जो एंट्री एक्स्ट्रा होगी, तो ये एंट्री कहां जाएगी सर, ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पास हो जाएगी। और इससे क्या फर्क पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंजमेंट आएगा, कैश ट्रांजैक्शन तो यहां क्वेश्चन में कहीं भी नहीं हुआ था, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंज आएगा। जो बैलेंस शीट में आप कैपिटल्स दिखाए थे लास्ट में, उसमें चेंजमेंट आएगा। बाकी पुरानी जो बैलेंस शीट में जो आइटम जितनी वैल्यू पर लिखी है सेम उसी वैल्यू पर लिखना है, नई आइटम कोई लिखनी नहीं है, पुरानी बैलेंस शीट ही बनानी है। तो आई थिंक आपको यह बात अच्छे समझ में आ गई होगी। आप इस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के बेस पर आप कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आप बना के देखोगे, समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस पूरे क्वेश्चन का पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट के साथ एक वीडियो बना के आपको अच्छे से फिर से समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।